सो हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं जीपीसीआर सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग में जो जीपीसीआर है, जीपीसीआर इज़ द जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर सिग्नलिंग के बारे में आज हम करने वाले हैं। जी प्रोटीन जो होता है यहाँ पर, ये जो जी प्रोटीन होता है, जी प्रोटीन का मतलब होता है ग्वेनिन प्रोटीन। ग्वेनिन न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन। यहाँ पर जो प्रोटीन होता है, अगर उस प्रोटीन के ऊपर, अगर जी प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है, अगर उसके ऊपर GDP अटैच्ड है तो वो इनएक्टिव होता है, इट इज़ इनएक्टिव। लेकिन अगर उसके साथ में GTP अटैच है तो वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। इफ़ GDP इज़ एक्सचेंज विद GTP, तब वो प्रोटीन क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। जो जीपीसीआर रिसेप्टर होता है वो एक तरीके का सर्पेंटाइन रिसेप्टर है। सर्पेंटाइन रिसेप्टर का मतलब है कि वो 7 टाइम्स क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। तो इट इज़ अ सर्पेंटाइन रिसेप्टर, मीन्स दैट दिस रिसेप्टर विल क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन 7 टाइम्स। ओके, सो इट विल क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन 7 टाइम्स। एंड इसके जो इस टर्मिनल्स होते हैं, 2 टर्मिनल्स होते हैं। इधर बाहर की साइड क्या होता है, एन टर्मिनल होता है, यानी कि एन टर्मिनल क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर टर्मिनल है। और जो सी टर्मिनल है यहाँ पर, सी टर्मिनल क्या होता है, इंट्रा सेलुलर टर्मिनल होता है। ये जो रिसेप्टर होता है वो किसके साथ लिंक्ड होता है, दिस रिसेप्टर इज़ लिंक्ड विद द जी प्रोटीन। एंड ये जो जी प्रोटीन होता है, इसमें 3 यूनिट्स होती है। ट्राइमेरिक प्रोटीन होता है जिसकी 3 यूनिट्स होती है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। इट इज़ अ ट्राइमेरिक प्रोटीन एंड इट इज़ मेम्ब्रेन रेजिडेंट प्रोटीन एंड इट कैन रिकोगनाइज द GPCR, दैट इज़ द जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर को ये रिकोगनाइज करता है। एंड वो बाउंड होता है GTP या GDP के साथ में। अब जी प्रोटीन के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। जी प्रोटीन यानी कि ग्वेनिन न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन। ये आपके पास क्या है, प्रोटीन है, दिस इज़ द प्रोटीन। अब अगर इस प्रोटीन के ऊपर GDP अटैच है तो अभी ये क्या है, इट इज़ इनएक्टिव, इट इज़ इनएक्टिव। इस GDP को GEF क्या करता है, एक्सचेंज करा देता है। GEF मीन्स ग्वेनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ग्वेनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर क्या करेगा कि इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि अब ये क्या हो जाएगा, GTP से एक्सचेंज हो जाएगा। यानी कि जो GDP है दैट गेट्स एक्सचेंज विद GTP एंड ये कौन कराता है, ग्वेनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। अगर आपको वापस से इनएक्टिव फॉर्म में आना है, मतलब आपको वापस से प्रोटीन को इनएक्टिव फॉर्म में करना है, तो इसको वापस से हमें GDP से एक्सचेंज कराना पड़ेगा, GTP का। एंड दिस इज़ डन बाय GAP, दैट इज़ द GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन। तो ये क्या करता है, फॉस्फेट को रिमूव करा देता है और जो हमारा GTP है वो क्या बन जाएगा, GDP बन जाएगा। यानी कि एक्टिव कब होगा जी प्रोटीन, जब उसके ऊपर GTP अटैच्ड है। सबसे पहले हम देखते हैं कैंप पाथवे, GPCR कैंप पाथवे कैसे चलता है। इधर आपके पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास क्या है, GPCR रिसेप्टर है। दिस ब्लू वन इज़ द GPCR रिसेप्टर। ये इसकी एन टर्मिनस है, ये इसका सी टर्मिनस है। यहाँ पे क्या होता है, जो लीगेंट है वो बाइंड करता है। लीगेंट यानी कि जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर आ करके रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है। रिसेप्टर के ऊपर जैसे ही ये बाइंड करता है तो यहाँ पर जो जी प्रोटीन है जिसकी 3 सब यूनिट है, अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये जो कि सी टर्मिनल के साथ बाइंडेड है, वो भी क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही लिगेंड आया तो रिसेप्टर से बाइंड हुआ, उसकी एक्टिवेशन हुई तो जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा। जी प्रोटीन जैसे ही एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट कैसे होगा कि पहले इसके ऊपर क्या अटैच था, पहले इसके ऊपर अटैच था GDP, बट
एक्टिवेट कब होगा? व्हेन GTP इज़ अटैच्ड. सो व्हेन द GTP इज़ रिप्लेस्ड बाय द GTP, तो ये प्रोटीन क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा. सो पहले रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, रिसेप्टर के एक्टिवेट होने के बाद G प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, और जैसे ही G प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है तो वो डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि जो अल्फ़ा है, यहाँ पे 3 उसकी यूनिट्स हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा इसकी सब यूनिट्स हैं. सो अब क्या होगा? जैसे ही GTP अटैच हुआ तो अब अल्फ़ा सब यूनिट जो है वो डिसोसिएट हो जाएगी, एंड दिस अल्फ़ा सब यूनिट ये किसके साथ? इफेक्टर मॉलिक्यूल के साथ, यानी कि जो एडिनाइलिल साइक्लेज है उसके साथ में बाइंड करेगी. अभी ये क्या था? जो आपका AC था वो अभी इनएक्टिव था, बट जैसे ही अल्फ़ा सब यूनिट इसके साथ यहाँ पर आकर के बाइंड करेगी ये एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे ही एक्टिवेट होता है तो ये क्या करेगा? जो ATP है उसको ये कैंप के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और कैंप क्या है? दैट इज़ अ सेकेंडरी मैसेंजर. सो अब ये कैंप क्या करेगा? सो दीज कैंप को मैंने येलो ट्राइंगल से डिनोट करा हुआ है. सो कैंप क्या है? सेकेंडरी मैसेंजर है. सो अब आपका क्या हो जाता है? कैंप पाथवे स्टार्ट हो जाएगा. सो कैंप क्या करेगा? एक प्रोटीन होता है विच इज़ प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा. अब प्रोटीन काइनेज का मतलब है, काइनेज ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि किसी के ऊपर फॉस्फेट ऐड करने की उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है. तो अगर आप इस प्रोटीन काइनेज ए को देखोगे तो यहाँ पर इसके पास 2 रेगुलेटरी यूनिट्स हैं और 2 इसके पास कैटालिटिक यूनिट्स हैं. सो दीज 2 आर द कैटालिटिक यूनिट्स एंड दीज 2 आर द रेगुलेटरी यूनिट्स. बट अभी ये क्या है? अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में है. अभी वो क्या है? इनएक्टिव है, क्योंकि सारी की सारी यूनिट्स जो है वो कंबाइंड है. लेकिन अब ये कैंप क्या करेगा? ये कैंप इसको एक्टिवेट करेगा. प्रोटीन काइनेज ए को कैंप एक्टिवेट करेगा. कैसे? कि वो जो रेगुलेटरी यूनिट्स हैं यहाँ पर वो उसके साथ में बाइंड हो जाएगा. सो हियर यू कैन सी कि वो रेगुलेटरी यूनिट्स के साथ बाइंड हो गया कैंप. दिस येलो वन इज़ द कैंप, और जो आपकी कैटालिटिक यूनिट्स हैं वो फ्री हो गई. तो कैटालिटिक यूनिट्स फ्री हो गई. कैटालिटिक यूनिट्स फ्री होने के बाद वो न्यूक्लियस के अंदर जाती हैं. न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद वो क्या करती हैं? वो क्रैब को फॉस्फोराइलेट कर देती हैं. सो क्रैब इज़ द कैंप रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन. इसके ऊपर ये फॉस्फोरस ऐड कर देंगी विच इज़ अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. तो क्रैब क्या है? एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होने की वजह से ये ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करा देगा, तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ईजिली हो जाएगी. ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद mRNA बनेगा, mRNA से फिर प्रोटीन बनेगा, एंड आपका जो सेलुलर रिस्पॉन्स है वो हो जाएगा. नेक्स्ट जो पाथवे दैट इज़ DAG-IP3 पाथवे. सो नेक्स्ट जो पाथवे है दैट इज़ DAG-IP3 पाथवे थ्रू द GPCR. वो किस तरीके से होता है, या इसको हम GPCR PLC सिग्नलिंग पाथवे भी बोलते हैं. तो वही सेम अपने पास क्या था? अपने पास ये लिगेंड था विच वाज लाइक जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर ये हमारे पास रिसेप्टर प्रेजेंट है, GPCR रिसेप्टर, जो कि 7 टाइम्स मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है. इसका जो एंड टर्मिनल है वहाँ पर लिगेंड आकर के बाइंड होगा, फिर उसकी एक्टिवेशन हो जाएगी. रिसेप्टर की एक्टिवेशन होने से जो रिसेप्टर के साथ लिंक्ड प्रोटीन है G प्रोटीन, उसकी भी एक्टिवेशन हो जाएगी, और जैसे ही वो एक्टिवेट होगा तो जो अल्फ़ा सब यूनिट है वो डिसोसिएट हो जाएगी, एंड अल्फ़ा सब यूनिट डिसोसिएट होने के बाद इट विल बाइंड टू द PLC दैट इज़ द फॉस्फोलाइपेज C बीटा एंजाइम के साथ वो बाइंड हो जाएगी. तो ये जो एंजाइम है फॉस्फोलिपेज C बीटा एंजाइम विच इज़ PLC बीटा. सो इट इज़ PLC बीटा. तो ये जो एंजाइम है इसके साथ जा कर के, ये एक एंजाइम है, तो एंजाइम के साथ जा कर के ये बाइंड हो जाएगी. सो अभी जो एंजाइम है दिस विल एक्ट ऑन, सबसे पहले ये क्या करता है? सो दिस एंजाइम विल एक्ट ऑन दी फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल के ऊपर वो एक्ट करेगा, एंड this phosphatidyl inositol gets converted into PIP, that is the phosphatidyl inositol phosphate, and फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फाइनली PIP2 में, एंड PIP2 इज़ phosphatidyl inositol biphosphate और bisphosphate.
सो यहाँ पे क्या होता है कि जो फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल काइनेज जो है, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल काइनेज क्या करता है, फॉस्फेट को ऐड करता है, फॉस्फेट को यानी कि फॉस्फोराइलेशन करता है, जिसकी वजह से आपको PIP मिलता है, विच इज़ फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल फॉस्फेट। एंड उसके बाद ये PIP काइनेज जो है वो यहाँ पर फिर फॉस्फोराइलेशन करेगा, तो आपको फाइनली PIP2 मिलता है। सो PIP2 जो है दैट इज़ अ सबस्ट्रेट फॉर दी PLC बीटा। तो ये क्या है, PLC बीटा के लिए एक सबस्ट्रेट का काम करता है। PLC बीटा मैंने आपको बताया था कि इट इज़ अ एंजाइम, तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट जब होता है तो आपकी एंजाइम के साथ क्या होता है, एक सबस्ट्रेट चाहिए रहता है उसको, ताकि वो फिर अपना इफ़ेक्ट दिखा सके। तो इस PLC बीटा के लिए PIP2 इज़ द सबस्ट्रेट। सो PIP2 मीन्स फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट। ओके, सो अब क्या होगा कि ये जो आपके पास PIP2 है वो किस में इट विल ब्रेक इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा, दैट इज़ DAG एंड IP3। DAG का मतलब है डाईएसाइल ग्लिसरॉल, सो दिस इज़ डाईएसाइल ग्लिसरॉल। एंड IP3 इज़ इनोसिटॉल ट्राईफॉस्फेट के अंदर ये दोनों में टूट जाएगा। टूटने के बाद अब ये जो DAG है वो तो मेम्ब्रेन में ही रहता है, लेकिन ये जो IP3 होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, तो ये डिफ्यूज़ हो जाता है और साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर जब ये आ जाएगा तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, दिस इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर IP3 गेटेड चैनल्स होते हैं। IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं। तो ये IP3 जो है उन चैनल्स के थ्रू इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंदर जाएगा, एंड उससे क्या होगा कि जो कैल्शियम है वो बाहर आ जाएगा। सो बेसिकली जो साइटोप्लाज्म में कैल्शियम का अमाउंट रहता है वो कम रहता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। सो यहाँ पे क्या होता है, पैसिव डिफ्यूजन की वजह से हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट होगी कैल्शियम की। तो कैल्शियम अंदर ज़्यादा है तो बाहर कम है, तो वो पैसिवली बाहर की तरफ आएगा, इट विल मूव आउट फ्रॉम द ER, उसका मूवमेंट बाहर की तरफ होगा। तो अब कैल्शियम जो है वो साइटोप्लाज्म में आ चुका है। सो दिस कैल्शियम विल बाइंड टू द कैल्मोडुलिन मॉलिक्यूल के साथ वो बाइंड करेगा। अब कैल्मोडुलिन जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम इज़ द सेकेंडरी मैसेंजर। कैल्मोडुलिन मॉलिक्यूल पहले इनएक्टिव था, जैसे ही कैल्शियम ऐड हुआ वो एक्टिव हो गया, एंड जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाएगा तो दे हैव द एबिलिटी कि वो क्या कर सकते हैं, जो इनएक्टिव प्रोटीन है उनको एक्टिव कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है विच इज़ द DAG का क्या रोल है। अब ये जो कैल्शियम है यहाँ पे, ये जो कैल्शियम है इट कैन मूव टू द, अब ये जो कैल्शियम है वो क्या कर सकता है, प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट कर सकता है। इट कैन एक्टिवेट द प्रोटीन काइनेज C। सो ये क्या कर सकता है, ये कैल्शियम यहाँ पर जा कर के, सो ये प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट कर सकता है। प्रोटीन काइनेज C को जा कर के ये एक्टिवेट कर देगा। अब ये जो प्रोटीन काइनेज C है, अभी ये क्या करेगा, फिर DAG के साथ जाके अटैच होगा। DAG जो कि हमारा इधर मेम्ब्रेन में ही रहता है, ये मेम्ब्रेन में ही रहता है ये जो DAG है। सो दिस DAG के साथ ये बाइंड होगा जो हमारा प्रोटीन काइनेज C है, एंड ऑल्सो ये किसके साथ बाइंड होता है, PS इज़ द फॉस्फेटिडाइल सीरीन। और जब ये चारों मिल जाते हैं, जब ये चारों बाइंड हो जाते हैं, तो क्या होता है कि अब जो हमारा प्रोटीन काइनेज C है वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो क्या कर सकता है, बाकी के जो प्रोटीन्स हैं, इनएक्टिव प्रोटीन्स को ये एक्टिवेट करा सकता है। सो DAG जो होता है वो मेम्ब्रेन में ही रहता है, वो साइटोप्लाज्म में नहीं आएगा, लेकिन जो IP3 होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, तो वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है। सो ये सेकेंड सिग्नलिंग हो सकती है IP3, दैट इज़ सेकेंड सिग्नलिंग हो सकती है
DAG के थ्रू। सो यहाँ पे आपके पास जो सेकेंडरी मैसेंजर्स थे वो कौन कौन से थे, कैंप, IP3 और DAG, दैट इज़ डायसाइल ग्लिसरॉल। सेकेंडरी मैसेंजर्स क्या होते हैं? सेकेंडरी मैसेंजर्स वो होते हैं जो कि सेल के अंदर वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं या काफ़ी लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जैसे ही मैसेज आता है फ्रॉम द रिसेप्टर वो एक्टिव हो जाते हैं, दे गेट्स एक्टिव, राइट। और जो काइनेज प्रोटीन्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो फॉस्फेट को ऐड करा सकते हैं, इनएक्टिव प्रोटीन्स को वो एक्टिव प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कब होगा प्रोटीन? जब उसकी फॉस्फोराइलेशन होगी, और फॉस्फोराइलेशन कौन कर सकता है? प्रोटीन काइनेजेस कर सकते हैं। So this is all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.